तो हमारी प्राथमिकता में है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आम लोगों के लिए बुनियादी हक और उनका न्याय। ये हमारी प्राथमिकता है। आप चाहे किसी स्टेट इलेक्शन को देखिए, आप चाहे जनरल इलेक्शन जो बीता है उसको देखिए, या आने वाले समय में बिहार के अंदर भी जो आम लोगों के जो मुद्दे हैं उसको हम लोग उठा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये शिक्षा से जुड़ा हुआ एक गंभीर विषय है और ये हमारी प्राथमिकता में शामिल है और शामिल रहेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो और उसको बेहतर करने के लिए जो भी संघर्ष होगा, हमारा संगठन NSUI, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारी खामियां हैं जो मनीष जी है, निशांत जी है, वो सारे आपको अवगत करा सकते हैं पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक करेंगे उनसे बात। थैंक यू। धन्यवाद। उसका कोई विषय नहीं है और मैं आपसे लोगों से भी यही निवेदन करता हूँ कि जिसको जो करना है वो करे। हमारा उद्देश्य यही है कि यात्रा के माध्यम से बिहार के आम लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, समस्याएं हैं, उसका समाधान ढूंढा जाए। जिनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच रही है, उनकी आवाज़ को आपके माध्यम से जनता और सरकार तक पहुंचाई जाए। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारी पहली कोशिश ये है कि ये प्रेस वार्ता किसी व्यक्ति का चेहरा चमकाने का और किसी राजनीतिक प्रोजेक्ट का हिस्सा होने की बजाय ये एक संघर्ष का मंच है। पहला काम तो हम लोगों ने लगता है कि इस प्रयास के साथ ही कर लिया है। दूसरा काम आपके और बिहार के जो आम लोग हैं उनके सहयोग और समर्थन से संभव होगा। एक तो जब हम कल गए बिजली मंडल जी के स्मारक से माल्यार्पण करने, मुझे लोगों ने बताया कि पहले MP दलित MP 1952 में चुने गए, बाद में भी जो है लगातार चुने जाते हैं। उनके बारे में कई सारी कहानियाँ सुनाई गई। तो उनको जो है कहा, मुझे पता नहीं है नेहरू जी ने कहा या लोहिया जी ने जीप लेने के लिए कहा, नेहरू जी ने। तो उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में सड़क ही नहीं है तो हम जीप लेकर के जाते। तो प्रतिनिधियों की प्राथमिकता जो है अपना समाज हो, अपना क्षेत्र हो, और स्थिति बदल गई। अब प्रतिनिधियों की प्राथमिकता समाज और क्षेत्र नहीं होता है, अपना बेटा, बेटी, परिवार है। तो उनकी क्या गलती, वो तो समाज के लिए अनवरत समर्पित रहे। तो उनको हम अपने लिए, अपने स्वार्थ में हम उनको याद करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले। वो अपना जीवन तो जी के जा चुके हैं, तो उनका समाधि स्थल बेहतर तरीके से बने। एक दूसरी बात, जो उनका परिवार है, वो परिवार जो है जो जिसने इस समाज को ऐसा विभूति दिया, जो त्याग और समर्पण दिया, तो एक बेसिक लाइफस्टाइल जो है वो डिजर्व करते हैं। और यही दो मांग उन्होंने रखी है। तो आपके माध्यम से ये बात जो है हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें। दूसरा, ये सवाल सिर्फ मधेपुरा का नहीं है जो हमारी मजदूर साथी यहाँ उठा रहे हैं। आप कहीं भी चले जाए, फैक्ट्री या कोई भी प्रोजेक्ट जो लग रहा है, तो जमीन तो आप स्थानीय लोगों का लेते हैं। उसके चलते जो भी प्रदूषण होगा, जो उसके बाय प्रोडक्ट हैं, जो नुकसान है, जो चुनौती हो, लोकल लोग झेलते हैं। लेकिन लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलता। और आपको मैं ध्यान आकृष्ट करा दूँ कि इसी से जुड़ा हुआ एक विषय है कि बिहार में लगातार डोमिसाइल की मांग उठी। लगातार जो है विद्यार्थी इस पर आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, वहाँ भी जो है हमारी पहचान के आधार पर उनको अपमानित किया जा रहा है और अपने भी प्रदेश में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये एक जेन्युइन मुद्दा है, ये मधेपुरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन अलग अलग जिलों में भी ये मुद्दा है। तो हम ये सवाल जरूर सरकार के सामने रख रहे हैं और आगे भी इसको रखेंगे कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कोई भी प्रोजेक्ट आए, एक तो जिस किसान का आप ज़मीन ले रहे हैं उसको आप प्रॉपर मुआवजा दें। अभी मैं आपको ढाका का एग्जाम्पल दे दूँ। भारतमाला प्रोजेक्ट उधर से गुजर रही है, मार्केट रेट 20-25 लाख रुपए इकट्ठा है और जो है वहाँ पे मुआवजा किसान को 4 लाख रुपये मिलता है। और अभी आपको मालूम है कई जगह जो है ये कानून पास हो रहा है। अभी एक कानून पास हुआ तमाम विरोध के बावजूद कि किसान की इच्छा के बिना भी जो है उसकी ज़मीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, हाँ। और उसी MP में ये भी कहा गया कि जो रोजगार चाहते हैं, जो बेरोजगार हैं, अब उनको बेरोजगार नहीं कहा जाए, उनको आकांक्षी युवा कहा जाए। बताइए, सरासर बेईमानी कर रहे हैं, जनता का संसाधन लूट करके अपना तिजोरी भर रहे हैं और जनता के मुद्दा पे जो है चुप्पी साधे हुए हैं। तो वो साइलेंस जो है ना, उस साइलेंस के खिलाफ ही जो जस्टिस का वॉइस है, जो इक्वलिटी का वॉइस है, ये यात्रा बनने की कोशिश करें।
है। सर वक्फ बोर्ड इस पे लगातार हमारी पार्टी बोल रही है और हमने कहा है पहले भी कि सरकार की मंशा कुछ बेहतर करने का नहीं है। सरकार की एक ही मंशा है कि समाज में किसी भी तरह से धर्म के नाम पर जो है उन्माद फैलाया जाए। और ये ना अंग्रेजी ब्रिटिश स्टाइल है कि लोगों को उनके पहचान के आधार पर लड़ा दीजिए, असली मुद्दा गायब हो जाएगा। असली मुद्दा तो यही है ना देश का कि 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे गुजारा कर रहे हैं। देश का एक पूंजीपति जो है अपने बेटा के ब्याह में 5000 करोड़ रुपया खर्च करता है शादी में, और उसके जो है ना प्राइवेट चिड़ियाखाना में जा करके प्रधानमंत्री मदारी बन करके घूम रहे हैं। ये विषय है, इस विषय पे बात होना चाहिए। इस विषय पे बात नहीं हो पाता है। इस विषय पे इसलिए बात नहीं हो पाता है क्योंकि समाज को जो है लड़ाने के लिए विषय है अलग। तो जैसे अंग्रेज फूट डालो राज करो करता था, वही जो है ये लोग सीख लिए। मेरा सिंपल सवाल है कि सरकार बुनियादी चीज़ों पे कोई ठोस चीज़ क्यों नहीं करती? तो मंशा क्या है इसके पीछे? अभी जो है आए हैं गृह मंत्री बिहार के दौरा पे और कह रहे हैं कि जो है हम बिहार को ये दे देंगे, हम बिहार को वो दे देंगे। अरे भाई साहब, हर बार जो है आप जो है घोषणा करते हैं। इससे पहले आपने घोषणा किया था कि हम बिहार को 1,70,000 करोड़ रुपया दे देंगे। कहाँ है 1,70,000 करोड़ रुपया? आपके जो घटक दल हैं जिसके सहयोग से आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, वो पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांग रही थी। उस पर क्या स्टैंड है बीजेपी का, क्या कहना चाहते हैं वो? हम लोग जो बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि घर में कितना लोग है उतना ही खाना आप बनाते हैं, तो घर समाज में कितने लोग हैं उसको गिन लीजिए और गिनती के आधार पे लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, उसके आधार पे न्याय कीजिए। तो जो भी बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको छोड़ करके दिन भर जो है धर्म के नाम पे उन्माद फैलाना है, लोगों को आपस में लड़ाना है, यही होते रहता है। मोदी जी ईद के तोहफे पे मुसलमानों को बड़ा तोहफा देने के लिए 50 लाख किट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 32 लाख किट दे रहे 32 हैं। लाख किट मुसलमान परिवारों को ईद के मौके से तोहफा देने के लिए मोदी जी 2 करोड़ नौकरी भी हर साल दे रहे थे, 15 लाख लोगों के खाते में पहुंचा रहे थे। और मैं तो कहता हूं कि मैं ना उस पर बोलना भी छोड़ दिया हूँ। आपसे बस इतना ही निवेदन है ना, जो सच्चाई है उसको दिखाइए। ये तो आप ही के जिले में है, हम तो आज जीवन में पहली बार मिल रहे हैं, आप तो पहले भी मिले होंगे। पूछिए ना ये सवाल सरकार से, सरकार से सवाल पूछिए कि ये जो इलाका है कोसी का, मधेपुरा का, जिसको कहते हैं समाजवाद की जमीन है, सरजमीन है, गढ़ है, ठीक है, घूम करके देखिए और उनके जो मुद्दे हैं उठाइए। जो भी हम विषय कह रहे हैं इसमें से जो है कोई ऐसा विषय है जो झूठ है और कोई ऐसा विषय है जिससे लोग प्रभावित नहीं हैं। तो मोदी जी का एक ही काम है, चेहरा चमकाना, हेडलाइन मैनेजमेंट करना, अपना प्रचार करना, लोगों को गुमराह करना, इंसान के बीच में नफरत फैलाना। और मैं यही कह रहा हूँ बार बार, इनकी नज़र बिहार के संसाधनों पर है। बिहार की जो समाजवादी विरासत है उसको समाप्त करके जिसके पास पैसा होगा उसके पास तमाम ज़रूरत की चीज़ें होंगी, बाकी जो गरीब गुरबा लोग हैं उसका कोई माँ बाप नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारा धर्म है, हमारी पहचान है बिहारी होने की, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि इस अन्याय के खिलाफ हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आपसे भी यही निवेदन है, इधर उधर की बात छोड़िए, मुद्दे पर आइए। कौन सा एक वादा पूरा किया है सरकार ने सिवाय लोगों को लड़ाने का, नफरत करने का? कन्हैया, जो बिहार की राजनीति नहीं है कि पलायन एक मुद्दा है, लोग इससे पीड़ित हैं और हर जाति हर धर्म के लोग पलायन कर रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है कि आप किसी भी चाय दुकान पे छेड़ दीजिए, हर कोई स्वीकार करेगा, भले किसकी वजह से हुआ है, किस सरकार में हुआ है, कब ज़्यादा हुआ है, कब कम हुआ है, उस पर विवाद हो जाए, लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं होगा कि पलायन हो रहा है। इसको सर्वसम्मति से हर कोई स्वीकार करेगा। चुनाव का और पलायन का जो कारण है वही बिहार के पिछड़ेपन का भी कारण। पलायन का कारण है शिक्षा की कमी, पलायन का कारण है रोजगार की कमी, पलायन का कारण है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और पलायन का कारण है कानून व्यवस्था की कमी। ये व्यवस्था अगर ठीक हो जाए, आधारभूत संरचना हो, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, रोजी रोजगार मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, कोई अपना घर छोड़ करके बाहर नहीं जाना चाहता। तो इसी में यह बात छुपी हुई है जो सभी बिहारियों को एकजुट करके, जो बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो बिहार को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं, वो इससे जुड़ करके
एक सुंदर बिहार का निर्माण कर सकते हैं। बाकी चुनाव आपको मालूम है कि ध्रुवीकरण पे होता है, नकारात्मक राजनीति पे होता है। हम कहते हैं कि बिहार को नकारात्मक पॉलिटिक्स से बचाना है, नकारात्मक पॉलिटिक्स से बाहर निकाल करके सकारात्मक, न्यायपूर्ण, और न्यायपूर्ण कहने का मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही प्रकार के जो है न्याय की स्थापना की जरूरत है। रही सवाल है कि आप ये पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, किशोर जाते हैं सब करना अच्छा नहीं लगता। जिसको जो करना है करे। हमारी यात्रा का उद्देश्य यही है कि बिहार के लोगों के जो बुनियादी सवाल, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और हर प्रकार के न्याय, उस पर हम अपनी बात करते हैं। बाकी जिसकी जैसी भावना। अंतिम सवाल उन लोगों से आकर के मिला और आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार कुछ दिन पहले यह आह्वान की कि बिहार के जो पढ़े लिखे टेक्निकल नौजवान हैं, अब उनको बिहार में ही नौकरी मिलेगी। खास करके जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए लड़के लड़कियां थी, उनको जो है ठेके पे जो है जिला में और ब्लॉक में नौकरियां दी गई और इस योजना का नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। इसमें हर जिले में जो है टेक्निकल लोगों को बहाल किया गया। आज आनन फानन में इन सबको सूचित किया गया है और अचानक से जो है इनको सरकार इनके काम से हटा रही है, जबकि जो सही वेतन मिलना चाहिए इनको सही वेतन मिल भी नहीं रहा। कम वेतन पर भी ये इसलिए काम करने को तैयार हुए कि कम से कम मधेपुरा में नौकरी मिलेगा तो किराया तो नहीं मिलेगा, अपने घर में रहेंगे, अपने जो है जो छोटा मोटा खेत है उसका सब्जी खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, तो 20-25 हज़ार रुपया भी जो मिलेगा वो बाहर के 1 लाख रुपया के बराबर है। बड़े पैमाने पे लोग यहाँ आए, लेकिन अब जब उनको नौकरी से निकाला जा रहा है तो वो मजबूर है कि वो फिर से पलायन करें। तो सरकार एक तो कम वेतन पे जो है लोगों से रोजगार कराती है और जो रोजगार मिला हुआ था अब आनन फानन में जो है उसको हटा रहे हैं। कह रहे हैं कि नई एजेंसी आएगी, नई बहाली होगा। तो मतलब ये तो वही बात हो गया ना कि जानबूझ करके आप इस तरह की व्यवस्था करते हैं ताकि जो है नई एजेंसी आए, नई बहाली के नाम पे जो है नया कमीशन खोरी शुरू हो। सरकार को उल्टे तो जो लोग काम कर लिए हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो गया है, उनको अस्थाई करना चाहिए। और अस्थाई और कम वेतन के सवाल पे आज जो है एक होम गार्ड की महिला जो है हम लोगों की यात्रा से जुड़ी और आकर के अपना सवाल उठाया कि हमको सिर्फ 22,000 रुपया अगर पूरा महीना ड्यूटी करेंगे तो मिलेगा 1,800 रुपया जो है PF काट। हमको जो है जो अस्थाई सिपाही होते हैं उनके अनुपात में सैलरी नहीं मिलती और जितना दिन काम करेंगे उतना ही दिन सैलरी। तो हम लोगों का यह मांग है कि हम इतने साल से सेवा दे रहे हैं, तो जब सरकार बहाली निकाले तो हमारा भी जो है अस्थायीकरण किया जाए और एक काम का एक ही तरह का वेतन होना चाहिए, समान काम का समान तरह का वेतन होना चाहिए। काम आप बराबर ले रहे हैं, वेतन लेकिन आप बराबर दे रहे हैं। तो ये कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जिसको आज विभिन्न प्रतिनिधि मंडल के लोग आकर के मिले और जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों ने अपनी बात को रखा। तो यात्रा के संबंध में मैं आखिरी बात यही कहूँगा, यह यात्रा बिहार के प्रभावित वर्ग की यात्रा, चाहे वो नौजवान हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, ये प्रभावित वर्ग के जो मुद्दे हैं उसको इस यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं। आप सब पत्रकार लोग आए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मुद्दे हम उठाए हैं इसको आप अपने अखबार में, अपने चैनल पर, अपने YouTube चैनल पर जगह देंगे ताकि बिहार के जो लोग हैं उनकी जो समस्या है, जिसको कहते हैं वॉइस ऑफ अनहर्ड, उसका वॉइस आप लोग बनेंगे। और हमारी तरफ से अगर कोई त्रुटि रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आशा करता हूँ कि ये मुद्दे जो हम आज आपके बीच में रखे हैं उस पर जो है आप लोग अपना ध्यान जरूर आकर्षित करें। बहुत बहुत आप देखेंगे कि उस जवान के हाथ में जंजीर लेकर के चलते हैं, उनका हाथ छिला हुआ है, वो किसान परिवार से आते हैं, बहुत निम्न वर्ग से आते हैं। ये यात्रा उनकी यात्रा है जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं और नौकरी के लिए बेबस। साथ ही साथ यह यात्रा इसलिए की जा रही है कि आप देखेंगे कि बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा पलायन का है। निश्चित तौर पे बिहारी होने के नाते हम सब बहुत ही बेबस हैं कि हम मधेपुरा की बात कर ले या किसी भी जिला में हम लोग देखेंगे कि बिहार निश्चित तौर पे एक लेबर फैक्ट्री बन के रह गई है।
किसी भी राज्य में चल जाइए तो जो मजदूरी करने का काम होता है, दिहाड़ी करने का काम होता है, वह काम किसी न किसी बिहारी लोग वहां पर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ना तो हमारे बिहार में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ना तो विद्यालय है, ना ही विश्वविद्यालय है। तो निश्चित तौर पे हम लोग का एक ही मांग है कि जब हमारा जन्म बिहार में हुआ है तो हमारी शिक्षा दीक्षा भी बिहार में हो, हमारा पठन पाठन भी बिहार में हो, हम नौकरी भी बिहार में करें। तो निश्चित तौर पे हमारा यात्रा का स्वरूप यही है। और मैं आप सब से यही गुजारिश करूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, पूरे बिहार में जो लोग भी हमको सुन रहे हैं, कि आप सब इस यात्रा से अवश्य जुड़े। यह यात्रा आपकी यात्रा है और जुड़ करके आप अपनी आवाज को हमारी आवाज से मिला करके बिहार में नई क्रांति की शुरुआत करें। अब मैं चाहूंगा कि आगे के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय कन्हैया जी आप लोग को संबोधित करेंगे।